हेलो साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 29 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 28 तक के वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और इससे पूर्व जो है एडिटोरिया के वॉल्यूम 1 का 15 सेट जो वहाँ पे अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ एनसीईआरटी के बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ और इसके अलावा प्राचीन भारत के एमसीक्यू और ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो उसका पार्ट 1 अपलोड किया गया है। और ज्योग्राफी का पार्ट 1 जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वैसे तो सारे के सारे सेगमेंट आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, आप किसी भी सेगमेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं या कम आंक नहीं सकते हैं। तो जाइए, आज का जो ज्योग्राफी का सेशन है एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ का, उसे ज़रूर लगाइए। नहीं लगाइएगा तो आपको पता चलेगा एग्जामिनेशन में कि कहाँ आपका कमी रह गया है, जो कि एनसीईआरटी की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी एग्जामिनेशन में। तो साथियों, देर ना करें, जाइए वहाँ अभी एनसीईआरटी का एमसीक्यूज़ है ज्योग्राफी का, उसे तुरंत अभी के अभी लगाएंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में। और बात की जाए तो यह टोटल सीरीज नंबर 44 होगा, ठीक है। और यह ज्ञान बिंदु का 29वां सेट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्णन के साथ साथ गजमते लेख अंकित है। तो यह गजमते लेख जो है पूछा गया है क्या है, अशोक के किस शिलालेख में। तो यह हो जाएगा आपका कालसी शिलालेख। इस कालसी अभिलेख को 1850 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसे उत्तराखंड के देहरादून में स्थित खालसी गांव में इसे ढूंढा गया था, यानी कि वहां पे इसे पाया गया था। यह अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसे खोजा गया था। और यह जो है यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। यह अंग्रेज, यहाँ पे बोला है डैश, है ना, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। पूछा गया है कि यह निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था। तो यह कथन जो है कहा गया था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है जहांदार शाह को। जहांदार शाह जो है वह अपने अभद्र व्यवहार के कारण जाना जाता है, जैसे कि वह कभी कभी दरबार में नंगा आ जाया करता था और कभी कभी स्त्रियों की जो है पोशाक पहन के आ जाया करता था। और वह जो है 1712 से लेकर 1713 तक जो है वह शासन किया था। मात्र अल्प समय के लिए था, क्योंकि वह योगी ही नहीं था, लंपट मूर्ख था, ठीक है ना। और यह जो अगर बात की जाए तो इसकी हत्या करवाई गई थी फर्रुखसियार के कहने पर। फर्रुखसियार ने ही उसकी हत्या करवाई थी। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया कि किस अभिलेख में हूनों को मलेच्छ कहा गया है। तो यह जो अगर बात की जाए तो यह अभिलेख हो जाएगा जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है। जूनागढ़ का अभिलेख में हूनों को मलेच्छ की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात की जाए गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में यह स्थित है, यह जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 5वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कॉर्नवालिस के सुधारों के विषय, जैसे कॉर्नवालिस का जो सुधार है ना, उसके विषय में कौन सा कथन असत्य है। जिसने जो वह स्टेटमेंट बोला है इसमें से कौन सा असत्य है। तो देखिए, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, तो यह आपका सही है। कॉर्नवालिस ने जो सुधार किए उसमें कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई, कंपनी के खर्चों में कमी की गई, कानूनों को संग्रहित किया गया, लेकिन भारतीयों के लिए सेवा के द्वार खोले नहीं गए, ठीक है, उसको सीमित कर दिया। तो बी आपका सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, कुछ कंडीशन अप्लाई कर दिया गया। इस कारण ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ा सही थोड़ा गलत। तो बी जो क्या है आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। तो यह होती है 100 से 120 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर बी।
7वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो बात की जाए गठन की, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। गठन की बात की जाए तो यह नवंबर 1946 में किया गया था, ठीक है। और दिसंबर अगर 1946 की अगर बात करें, दिसंबर 1946 की अगर बात किया जाए तो यह पहला बैठक हुआ था, ठीक है। संविधान सभा की जो है वह पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। जबकि कभी भी आपका पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना संविधान सभा का गठन की बात, गठन और बैठक में अंतर होता है। तो गठन नवंबर 1946 हो जाएगा और बैठक दिसंबर 1946 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो परमाधिकार की अगर बात की जाए तो यह लिया गया है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 9वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, यानी कि वहाँ पे अनुसूचित जाति जो है वह नहीं है। तो यह हो जाएगा नागालैंड। यह जो आंसर हो रहा है वह 2011 की जनगणना के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर होगा। 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसका मिलान यहाँ पे गलत है। तो देखिए पहले नंबर ऑप्शन को अगर पढ़े तो पैशाच विवाह, पैशाच विवाह की अगर बात की जाए तो वह बलपूर्वक कन्या को छीनकर किया गया विवाह को नहीं कहा जाता था, वह कहा जाता था, इसको तो राक्षसी विवाह कहते थे। लेकिन पैशाच विवाह की अगर बात की जाए, इसको असुरी विवाह भी शायद कहा जाता था। लेकिन अगर पैशाच विवाह की अगर बात की जाए तो यह होता है कि जैसे मान लीजिए जो मानसिक रूप से अक्षम है, यानी कि थोड़ी सी क्या है सिरफिरी टाइप की है या नशे में धुत है, ठीक है, नशे में धुत है, उस महिला को उठा करके ज़बरदस्ती बलपूर्वक शादी करना, ठीक है। और साथ ही साथ कोई सोई हुई महिला है, उसको ज़बरदस्ती उठा के ले जाना, अब बलपूर्वक शादी करना, उसी को कहा जाता है पैशाच विवाह। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यह बलपूर्वक कन्या को छीन कर ले जाना यह असुरी विवाह में आता है। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है गंधर्व विवाह, जो कि प्रेम विवाह होता है, तो यह सही है। ब्रह्म विवाह की अगर बात की जाए तो एक ही समान वर्ण में एक ही जाति में विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। और देव विवाह की अगर बात की जाए तो पुरोहितों के साथ विवाह देव विवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो यह भाषण दिया गया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है सुमेलित कीजिए, सूची 1 में सहायक नदियां हैं और सूची 2 में प्रमुख नदी है। तो पूछा गया है कि बेतवा सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है बेतवा, तो यह हो जाएगा इसका आंसर यमुना, यमुना की सहायक नदी है बेतवा। अन्य नदियाँ भी है लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं। छिपरा की अगर बात की जाए तो छिपरा की सहायक नदियाँ है, छिपरा सहायक नदी है किसकी, चंबल की। वैनगंगा जो है वह सहायक नदी है गोदावरी की, और तवा सहायक नदी है किसकी, नर्मदा की। इस प्रकार से सही सुमेलन ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो अगर पैठन जल विद्युत परियोजना की बात की जाए, ठीक है, वह जो है आपका साथियों यह जो है इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। पैठन जल विद्युत परियोजना जो है वह गोदावरी नदी पर स्थित है। और अगर बात की जाए इस पैठन जल विद्युत परियोजना की तो यह कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैठन तालुका में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है मिलान करने के लिए एक तरफ स्थल दिया गया हुआ है और उससे संबंधित खोजकर्ता के बारे में बताया गया है। तो अगर बात की जाए लोथल की तो उसका खोज किया था रंगनाथ राव के द्वारा, तो लोथल का सही मैचिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रंगनाथ राव। दूसरे नंबर ऑप्शन यानी कि बी नंबर में कह रहा है चहुंद्रो का खोज किया गया था MG मजुमदार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगा की अगर बात की जाए तो कालीबंगा का खोज किया गया था अमलानंद घोष के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और अगर बात की जाए बनावली की तो उसे रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और 5 नंबर अगर रंगपुर की बात की जाए तो इसे रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था, ऑप्शन नंबर ई का 5 हो जाएगा। इस प्रकार से सही सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है? तो यह होती है लाल लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। किस शासक ने भवन निर्माण के लिए एक नए विभाग दीवान इमारत खाना की स्थापना की थी? तो यह स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 1 सब सेक्शन सी में सहकारी समितियां शब्द को जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 97वें अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किया गया था इब्राहिम गारदी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और तृतीय अगर युद्ध की बात की जाए पानीपत का, तो वह हुआ था 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। और यह लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था यह पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। विजयनगर साम्राज्य की बदलती राजधानियाँ, इसमें से पूछा गया है कि उसका सही क्रम क्या है, यानी कि एक के बाद नया नामकरण होते गया राजधानियाँ का, तो उस प्रकार से क्या है, कौन सी है? तो इस क्रम में है सबसे पहले अनेगोड़ी, विजयनगर जो कि हम्पी हो गया, उसके बाद पेनुकोंडा और फिर चंद्रगिरी। तो यह क्या है, बदलती राजधानियां हैं। इसके बाद उसका राजधानी, जैसे मान लीजिए पटना की, बिहार की राजधानी पटना है, पटना के बाद मान लीजिए कोई चेंजिंग हो गई, कोई और राजधानी बन जाए, तो नया नया नामकरण होता गया, मैं नया नया राजधानी भी बनता गया। ठीक है। तो यह क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ सूची दिया गया हुआ है दार्शनिक का और दूसरे तरफ दर्शन से संबंध है, यानी कि कौन से दार्शनिक किस दर्शन से संबंध रखते हैं। अगर बात की जाए रामानुज की, तो रामानुज का संबंध है, उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, यानी कि रामानुज का ऑप्शन नंबर 4 का साथ सही मिलन हो जाएगा। माधवाचार्य की अगर बात की जाए तो माधवाचार्य माधवाचार्य जो है द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर 3 बी का ऑप्शन नंबर 3 सही सुमेलित हो जाएगा। अगर निम्बार्क की बात की जाए तो निम्बार्क जो है वह जो है आपके द्वैताद्वैत के प्रतिपादक थे, यानी कि सी का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और वल्लभाचार्य की अगर बात की जाए तो वल्लभाचार्य जो है शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक थे, यानी कि अति किए थे, इसका प्रतिपादन किए थे। तो इसका हो जाएगा डी का ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से अगर सही सुमेलन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है इसमें से कौन है? तो सबसे लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग की अगर बात की जाए तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो चारों आश्रमों का उल्लेख जो है साथियों वह जवालोपनिषद में मिलता है। और इससे क्या हो गया, इसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि आध्यात्मिक अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो सांसारिक सुखों का त्याग करना चाहिए, उससे हट जाना चाहिए। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देवमाली की अगर बात की जाए तो यह उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि सबसे ऊंची पर्वत है, जो कि कहाँ है, जो कि 1672 मीटर की ऊंचाई पर है। और यह जो है उड़ीसा के, ठीक है, कोरापुट में पूर्वी घाट के पास स्थित है, यानी कि 1672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बात की जाए मैसूर रियासत की तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, सही कथन को ढूंढना है। देखिए पहला नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। तो यह आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि टीपू सुल्तान
को शेर ए मैसूर कहा जाता था, तो यह भी सही है, आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तीसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली थी, तो यह गलत है, फ्रांसीसियों की सहायता ली थी उसने, ठीक है, फ्रांसीसियों की सहायता ली थी, ठीक है, फ्रांसीसियों की सहायता ली थी। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करने। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है उसे बताना है। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि वह केंद्र जहाँ से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है इसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसे जो है अधिकेंद्र नहीं कहा जाता है, उसका उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम, जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है उद्गम केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि वह बिंदु जहाँ तरंगे सबसे पहले पहुँचती है इसे भूकंप का उद्गम केंद्र। देखिए उद्गम केंद्र वहाँ जहाँ इसकी उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहाँ पे तरंग सबसे पहले पहुँचती है तो उसे क्या कहते हैं? जहाँ पे तरंगे सबसे पहले पहुँचती है तो उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है, इपिक सेंटर कहा जाता है। इपी सेंटर आप समझते ही होंगे। तो यह जो है वहाँ पे जो पहुँचेगा उसे क्या कहेंगे? अधिकेंद्र कहेंगे, ठीक है, अधिकेंद्र, जहाँ पे सबसे पहले पहुँचेगी तरंगे तो अधिकेंद्र हो जाएगा। तो बी भी आपका गलत हो जाएगा। सी नंबर अगर ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर में क्या कह रहा है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन जो गैस होती है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन को अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या कह रहा है कि पी तरंग जो है वह सर्वाधिक विनाशकारी होती है, तो यह आपका गलत है। पी तरंगे नहीं बल्कि एस तरंग जो होती है वह सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। इसमें कहा गया है राज्यों के नाम और दूसरे सूची में राज्यसभा में सीटें कितनी हैं। चलिए पहले अगर ऑप्शन की बात की जाए झारखंड की, ठीक है, तो झारखंड में जो है वो राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ठीक है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहाँ पे उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल सीटें हैं 3, यानी कि इसका मैचिंग हो जाएगा 3 से। फिर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो वहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं 5, यानी कि यहाँ पे सी का मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। और पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में राज्यसभा की सीटें हैं 7, यानी कि डी का ऑप्शन नंबर 1 के साथ सही सुमेलन हो जाएगा। इस प्रकार अगर देखेंगे तो दोस्तों पहला नंबर ऑप्शन को हम किससे मिलाए हैं? ए को मिलाए हैं 4 के साथ। अब देखिए ए का 4 कहाँ है? एकमात्र ऑप्शन नंबर डी में है। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति निहित होगी। तो यह किस में निहित होती है? तो यह होती है राष्ट्रपति में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि यह जो है यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, तो यह आर्टिकल 41 में जिक्र किया गया है। इससे संबंधी महालेखा एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संबंधित जो है उसका जिक्र जो है आर्टिकल 148 में किया गया है, आर्टिकल 148 में किया गया है। और राष्ट्रपति से संबंधित अगर हम चुनाव की यानी कि निर्वाचन प्रक्रिया की बात की जाए तो इसका जिक्र जो है यह किया गया है आर्टिकल 55 में, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है जिसमें एक तरफ दिया हुआ है विशेष लक्षण और दूसरी तरफ उस ग्रह के बारे में। देखिए अगर बात की जाए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा गया कि भाई सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है तो वह है मरकरी, यानी कि बुध। ए का राइट सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ।
अगर बात की जाए सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की, तो यह सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर के नाम से जानते हैं। अगर सी नंबर बात करें सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह, तो यह हो जाएगा आपका शुक्र यानी कि वेनस, यानी कि सी का ऑप्शन नंबर 2। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह की अगर बात करते हैं तो वह हो जाएगा आपका नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, वरुण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 29। उससे पहले इसका राइट सुमेलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, तो यह क्या दिया गया है? तो यह हो जाएगा 1 वर्ष से अधिक नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला विभाग से कौन संबंधित थे? तो यह थे चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जनरल विहंडम, ठीक है, विंडहम है, उन्हें 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? तो उनको पराजित किया गया था कानपुर के निकट, ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, फिर से सूची दिया हुआ है, एक तरफ प्रावधान है और दूसरी तरफ संविधान के अंतर्गत आर्टिकल है, यानी कि अनुच्छेद संख्या है। अगर बात की जाए पहले ऑप्शन की, तो विधि के सम्मुख समानता जो आर्टिकल अनुच्छेद 14 में है, ऑप्शन ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ सही सुमेलन, विधि के सम्मुख समानता ऑप्शन नंबर 3। कार्य करने की अधिकार की अगर बात की जाए तो यह अनुच्छेद 41 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर 4। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां होनी चाहिए, ऐसा जो है वह अनुच्छेद 42 में निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा है, यह जो है अनुच्छेद 45 में निहित है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 33। 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में योजना आयोग राज्यों एवं राष्ट्र में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जिसके सूत्र का प्रयोग करता है, तो वह क्या होता है? डीटी लकड़वाला, इनके द्वारा दिया गया जो फॉर्मूला है उस टेक्निक का, उस सूत्र का प्रयोग किया जाता है भारतीय योजना आयोग के द्वारा, यानी भारतीय योजना आयोग के द्वारा राज्य एवं राष्ट्र के बीच जो है वो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत को 13वां रैंकिंग दिया गया है और यह 2023 का डाटा है, ठीक है। उसमें प्रथम स्थान जो है अफ़गानिस्तान को दिया गया है। अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गान जलेबी, अफ़गानिस्तान प्रथम स्थान पर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सूची 1 को फिर से 2 सूची दिया है, एक तरफ चित्रकार है और दूसरी तरफ चित्र है, ठीक है, यानी कि किस चित्रकार ने कौन सा चित्र बनाया है। चलिए अगर बात की जाए पहले नंबर यानी कि लियोनार्डो दा विंची की, पहले ऑप्शन की, तो यह हो जाएगा लास्ट सपर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का 4 के साथ सही सुमेलित हो जाएगा। बी में क्या कह रहा है कि माइकल एंजेलो, इनका क्या है चित्र? तो इनका चित्र है लास्ट जजमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। सी नंबर की अगर बात की जाए राफेल की, तो इनका चित्र है मैडोना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और ह्यूबर्ट जो है, या हार्बर्ट जो कहिए, ह्यूबर्ट द जैन की अगर बात की जाए तो इसका जो है प्रसिद्ध चित्र है एडोरेशन ऑफ लैम्प, यानी कि डी का ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार अगर आप सही सुमेलित कीजिएगा, देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया गया था? तो यह नारा दिया गया था, स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। और असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए तो यह जो है आपका 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है। अगर दांडी मार्च की अगर बात की जाए तो यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात की जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यह 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
ठीक है, इसे ही दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और गोलमेज सम्मेलन की अगर बात की जाए तो यह हुआ था 1930, 1931 और 1932 को। यहाँ पे प्रथम हो जाएगा, यहाँ पे द्वितीय हो जाएगा और यहाँ पे तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। 37 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 37 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सूची 1 को फिर से सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ युद्ध है और दूसरे तरफ उससे संबंधित वर्ष के बारे में दिया गया है। अगर हम बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तो यह हुआ था आपका 1780 से 84 के मध्य। ठीक है, तो इसका ए का मैचिंग हो जाएगा 2 के साथ। अगर हम बात करें द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की तो देखिए अगले ऑप्शन में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात की जाए तो यह हुआ था 1750 से 54 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, यह हुआ था आपका 1750 से 1754 के मध्य। तीसरे नंबर अगर ऑप्शन की अगर बात की जाए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपका 1803 से 1805 को, 1803 से 1805 को। ठीक है, और यह ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, सी का। डी नंबर अगर ऑप्शन की बात की जाए द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की तो यह हुआ था 1878 से 1880, यानी कि डी का 3 के साथ सुमेलन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 38। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई। तो यह कितनी निर्धारित की गई? तो लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुता शब्द का आशय क्या है? तो इसका आशय है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, संप्रभुत्व संपन्न समाजवाद आप पढ़ते होंगे ना, तो उसमें पता चल रहा है कि न तो किसी देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, क्योंकि पूर्ण तरह स्वतंत्र है और इसका अपना संविधान है। ठीक है, गणतंत्र देश है हमारा भारत, और भारत के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और वह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो यह भी सही है। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि भारत किसी भी विदेशी राज्य का सीमा अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, और उपयुक्त में से सही है, सभी है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मनुष्यों के एलर्जी की जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो यह एलिसा टेस्ट की अगर बात की जाए तो यह अधिकतर जो है इसका एलर्जी से जांच संबंधित में कोई यूज नहीं है। एलर्जी से संबंधित जो जांच की जाती है जिसमें रक्त का ब्लड टेस्ट लिया जाता है वह होता है आपका राष्ट्र IgE हीमोग्लोबिन A1C। ठीक है, जिसको हेमोग्लोबिन A1C के नाम से जानते हैं। और एलिसा टेस्ट यह एड्स में लिया जाता है। ठीक है, एड्स के लिए पता लगाने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जो है उसका एलर्जी से कोई लेना देना नहीं है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। 41 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर बात की जाए तो जो होता है कि जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, यानी कि निषेचन का कार्य बाहर होता है और डेवलपमेंट जो होता है, भ्रूण का विकास जो होता है वो अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे मिला था? तो यह पुरस्कार AB के प्रसाद को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मेरा घर मेरा नाम, ठीक है, मेरा घर मेरे नाम, यह योजना किस राज्य सरकार की है? तो यह योजना है पंजाब राज्य सरकार की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या होता है? तो यह टेक ऑफ स्टेज की बात की जाए इसका मतलब होता है सतत विकास प्रारंभ होता है, यानी कि इसमें टेक ऑफ स्टेज अगर बात की जाए ये अर्थव्यवस्था में एक स्थिति होती है जिसमें सतत विकास का प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही अकाने यामागुची का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए।
46 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। किसकी कोशिका जो है वह सूक्ष्मतम है और जीवित कोशिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किन 3 यूरोपीय देशों के बीच गठबंधन को ट्रिपल आतांत यानी कि ट्रिपल अलायंस के नाम से जानते हैं 1882? तो यह हो जाएगा आपका इसका आंसर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली, इन्हीं के मध्य जो है वह ट्रिपल अलायंस हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और साथ ही साथ कुछ आप करें या ना करें वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि यह सेशन में बहुत सारे पॉइंट बताए गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपका सेट कंप्लीट हो पाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन जो है वह कौन सा है? तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सुर्खियों में रहा सियोमा पुल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह सियोमा पुल जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बने होते हैं? अगर बात की जाए क्रिकेट के बल्ले की तो यह जो है सैलिक्स जो है अल्वा से बने होते हैं, जो कि यूरोप में पाया जाता है। तो यहाँ मॉरस अल्वा नहीं हो जाएगा, यहाँ पे सैलिक्स के साथ अरबा होना चाहिए था, लेकिन यह सैलिक्स परप्यूरा है, तो ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। यह अधिकांशतः यूरोप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से किसने पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस की मेजबानी किया था? तो यह मेजबानी जो है अबू धाबी के द्वारा किया गया था, अबू धाबी के द्वारा किया गया था। अगले ऑप्शन में हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। और यह जो हुआ था 15 से 17 नवंबर के मध्य चला था, जो कि 3 दिवसीय था। ठीक है, 3 दिनों तक चला था, 3 दिवसीय था, और यह हुआ था 15 नवंबर 2022 को। ठीक है, 15 नवंबर 2022 को यह पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस की मेजबानी जो है वह अबू धाबी के द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे अविनाश खेमका, जो कि क्या है, एक वन्य जीव फोटोग्राफर है, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न में पूछा गया है साथियों कि 58वें भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI 2022 निम्नलिखित में से किसको इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान मिला था चिरंजीवी को, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो यह जो है यह आपका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, चारों के चारों। अब कैसे? ठीक है, वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, इस सब पर्यावरण संतुलन के लिए ही तो लाया गया था ना, इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं है। औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, ये सारे के सारे पर्यावरण संतुलन के लिए लाए गए थे, तो सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। और इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण यह है आपका फैक्ट जो है, फैक्ट को अगर जानेंगे तो यह जो है आपका शिक्षा नीति, तो वह 3 टाइम्स आया था, 3 बार। अब देखिए कब कब। पहले अगर शिक्षा नीति की बात की जाए तो यह आया था आपका 1968 में। ठीक है, पहली शिक्षा नीति की बात कर रहा हूँ तो यह 1968 में आया था। ठीक है, दूसरी अगर शिक्षा नीति की बात की जाए तो यह 1986 में आया था। ठीक है, और तीसरी शिक्षा नीति की बात की जाए तो यह आया था आपका 2020 में। ठीक है, इसे मोदी जी के द्वारा लाया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और यह लाया गया था आपका राजीव गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, राजीव गांधी। और 1968 की बात की जाए तो यह आया था इंदिरा गांधी के काल में, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा और सभी के सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर डायटम, क्राटेशियाई और हेरिंग। यह क्या कह रहा है, आहार श्रृंखला का सही क्रम है। 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है प्रत्येक साल 28 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात की जाए
कि रेबीज की टीका की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीका की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नीब में स्याही के प्रवाह होने के, यानी कि उसमें स्याही ऊपर की ओर चढ़ता है, तो यह किसके कारण चढ़ता है, केशिकत्व के कारण। चाहे लैंप में जो है तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है केशिकत्व के कारण, ठीक है। आपका जो दिया जलाते हैं उसमें भी जो है वह तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है केशिकत्व के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 58, मैग्नेटाइट की अगर बात की जाए तो यह क्या है, मैग्नेटाइट जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा Fe3O4, ठीक है। अगर बात की जाए मैग्नेटाइट की तो यह एक प्रकार का खनिज होता है जो एक क्या है, लौह अयस्क है, फेरम है ना, Fe जो लोहा को आपको डिनोट करता है, आयरन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का इंजन इस्तेमाल किया था, तो यह इंजन इस्तेमाल किया गया था जापान के द्वारा। जापान की कंपनी जाक्सा ने यह वादा किया था, यह बताया था, यह सूचना दिया था कि उसने क्या किया था, अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए आपको भाप के इंजन का इस्तेमाल किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 60, यहाँ पे आपको 60 नंबर प्रश्न में क्या करना है कि दो सूची दिया हुआ है और उसे आप एक दूसरे से मैच करना है। एक तरफ ज्वालामुखी है और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो उससे संबंधित देश है, ठीक है। चलिए उसको सही रूप से सुमेलित करते हैं। अगर बात की जाए सबनाकाय, ठीक है, यह सबनाकाय अगर इसकी बात की जाए तो यह क्या हो जाएगा आपका इसका संबंध यह एक ज्वालामुखी है, ठीक है, और यह ज्वालामुखी किस देश में है ऐसा आपको मैच करना है। तो सबनाकाय ज्वालामुखी की अगर बात की जाए साथियों तो यह आपका पेरू में पड़ता है, ठीक है। सबनाकाय की अगर बात की जाए, यह सबनाकाय ज्वालामुखी जो है आपका पेरू में पड़ता है। माउंट एटना अगर ज्वालामुखी की बात की जाए तो यह इटली में है। कोलिमा अगर ज्वालामुखी की बात करें ऑप्शन नंबर सी में तो यह आपका मैक्सिको में है। और साथ ही साथ मेरापी जो है यह एक प्रकार का ज्वालामुखी है, यह इंडोनेशिया में स्थित है। तो अगर सही आंसर को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, यानी कि इसका संबंध नहीं पूछा गया है। तो जल प्रबंधन पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध है। वन रोपण के माध्यम से पारिस्थितिकी संतुलन किया जा सकता है। वन्य जीवों की सुरक्षा से पारिस्थितिक संतुलन पैदा किया जा सकता है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन से नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी की अगर बात की जाए तो सी आपका राइट आंसर बनेगा। 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है, तो यह है 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होता है, उसका अधिकतम परास हो जाएगा 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इन प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की गई थी इरास्मस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। यह संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की प्रतिनिधियों की संख्या के बारे में पूछा गया है, तो यह संख्या थी 33, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बेरियम मील किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों यह क्या होता है, पेट से संबंधित, ठीक है, पेट से संबंधित बीमारी जैसे कि आपका पाचन, ठीक है, आहार नाल, वो सही से काम, पाचन जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं, आहार नाल से संबंधित इसका टेस्ट किया जाता है। इसमें बेरियम का घोल जो है वह मरीज को पिलाया जाता है, पाउडर का होता है, उसे पानी में घोल करके उसे पिलाया जाता है, ठीक है। तो इसका देखेंगे अगले ऑप्शन में क्या होगा, पोषण नाल के एक्स किरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास की अगर बात की जाए कि यह हरिमो शक्ति 2022 की अगर बात की जाए तो वह निम्नलिखित में से किन देशों के बीच हुआ था, तो यह हुआ था भारत और मलेशिया के मध्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।
68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिया को अधिकतम दर्शनीय देता है। तो आप देखते हैं जब दिया जलते रहता है तो पीला रंग काफ़ी आकर्षक लगता है। 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। तो इसे कब स्थापित किया गया? 2003 में किया गया और चेन्नई में किया गया था। 70 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। वह पारिस्थितिकी जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा यानी कि बहुत कम होती है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जब रक्त में ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा जो है, ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है तो इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। ठीक है, और जब ज़्यादा हो जाती है तो डायबिटीज़ होता है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा के नाम से जाना जाता है वह हो जाएगा बिरसा मुंडा। इन्होंने ही संथाल विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह, इसे ही उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 73 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। किन प्रदेशों में इसे विभाजित किया जा सकता है? तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीप, ठीक है, दक्षिणी प्रायद्वीप और प्रदेश तथा सागरीय प्रदेश। इन भागों में भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनको डिवाइड किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। यानी कि इसके कारण पोलियो होता है, ऐसा प्रश्न है। तो यह हो जाएगा आपका एक वायरस के कारण ही पोलियो फैलता है, ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है। ठीक है, तो मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हरितगृह गैस है। और आर्गन क्या है आपका? अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस है। तो हमसे पूछा जा रहा था कि कौन सा इसमें हरितगृह गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो इसमें से अगर बात की जाए नहीं है कि, तो यह हो जाएगा आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। जबकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम की अगर बात की जाए तो यह है हाइड्रोजन का समस्थानिक। 77 नंबर यानी 77 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में निर्मित ड्रोन, जिसे ड्रोनी कहा गया है, उसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो इसका निर्माण गरुड़ एरोस्पेस ने किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के डैश प्रकार होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं शक्ति के। तो कुल मिला के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वह प्रकार है, एक कानूनी या वैधानिक, दूसरा है परंपरागत और तीसरा है करिश्मावादी। यह 3 प्रकार का शक्ति होता है मैक्स वेबर के अनुसार। 79 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है। तो यह पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो है वह पानीपत में लगाया गया है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। तो यह हो जाएगा आपका मोहिनीअट्टम, जो कि क्या है, केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। पूछा गया है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। तो यह हो जाएगा लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। तो देखिए अवंती, वत्स और इस दोनों का विलय कर दिया गया था, जबकि काशी का विलय इसने नहीं किया था। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। 83 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? 83 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है।
यानी कि सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। देखिए डेट्रॉयट की अगर बात की जाए तो यह ऑटोमोबाइल से संबंधित है, यानी कि ऑटोमोबाइल का 4 व्हीलर वगैरह का गाड़ी उद्योग का जो है यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो कि कहाँ पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, अगर बात की जाए मैग्नीटोगोर्स्क की, ठीक है, तो यह लोहा तथा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ है, रूस में है। ऑप्शन नंबर सी में है जोहान्सबर्ग, ठीक है, जो कि सोना खनन के लिए जाना जाता है। ठीक है, और यह कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है। बर्मिंघम की अगर बात की जाए तो बर्मिंघम आपका ब्रिटेन में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए, और यह जलपोत निर्माण के लिए नहीं बल्कि क्या है, लौह इस्पात खनन के लिए, लौह इस्पात खनन के लिए, लौह इस्पात खनन के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 84, भारत में अपनाए गए, देखिए इससे पहले अगर हम बात करें आंसर की तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, भारत में अपनाए गए महालनोबिस मॉडल जो है उसका निम्नलिखित में से किस अन्य अर्थशास्त्री का नाम जुड़ा है। इस महालनोबिस जो मॉडल है उससे पूछा गया है कि अन्य किस अर्थशास्त्री का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक अन्य अर्थशास्त्री है जो कि G.A. फेल्डमैन है, उनका इस महालनोबिस मॉडल के साथ संबंध है, वह उसमें इसके सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में खेलते हैं। देखिए अगर बात की जाए खो खो की तो खो खो में कुल मिला के 9 यहाँ पे 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, खो खो की अगर बात की जाए तो खो खो में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपका कबड्डी में, ठीक है, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा वॉलीबॉल की अगर बात की जाए तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 86 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ज्योति रंधावा संबंधित है। ज्योति रंधावा का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ से इनका संबंध है। 87 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है, तो फ्रंट स्ट्रोक जो है वह तैराकी की शैली नहीं है, जबकि फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई जो है वह तैराकी की शैली है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पत्तियों में नहीं होते हैं। तो पत्तियों में क्या होता है साथियों, लेंटिसोल नहीं होते हैं। ठीक है, यह पत्ती में नहीं होता है, यह कहाँ पे होता है, तो यह जो होता है यह कोशिका के मध्य में विशाल अंतरकोशिकीय अंतराल से बना होता है। तो कोशिका के यह मध्य में होता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया। तो इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी किया गया वर्ष 1957 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में किसने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है। तो यह चौथे चरण की शुरुआत की गई राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो उसे रोम के नाम से जानते हैं, जिसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। किसने 29 दिसंबर 2022 को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो यह शपथ लिया गया था बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। ठीक है, और वह साथियों लिकुड पार्टी से संबंध रखते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की अगर बात की जाए तो वह उनका संबंध लिकुड पार्टी से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जहांगीर के समय निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुगलों से जीत लिया गया। यानी कि जहांगीर के टाइम के समय मुगलों से कौन सा क्षेत्र जीता गया था, तो वह क्षेत्र था आपका कंधार। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 94 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है
कि किस वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की बात की जाए तो यह 1978 से 1979 के समय हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सरकारा विलयन के किण्वन से बनने वाली जो गैस है तो वह सरकारा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस का नाम हो जाएगा, यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। स्थिर जल में किसी नाव का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह नाव धारा के प्रतिकूल 54 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल इतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी। तो उसको समय लग जाएगा दोस्तों 7.5 घंटा। कैसे लगेगा, अब देखिए नाव की अगर चाल की अगर बात की जाए तो यह है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल की अगर बात करें तो धारा की चाल हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नाव को क्या करना है कि 54 किलोमीटर जाना है। ठीक है, जाना है और फिर 54 किलोमीटर आना है, और उस दोनों में कितना समय लगेगा, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है आपका 54 किलोमीटर, और जब धारा के साथ जब जाएगी तो धारा के साथ जाएंगे तो उसमें धारा की चाल और नाव की चाल दोनों ऐड हो जाएगा, तो 15 3 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी बटे चाल, वह क्या हो जाएगा, समय निकलेगा। फिर आना है, आने में कितना, फिर 54 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, और अब चूंकि धारा के विपरीत आना है तो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी, यानी कि 15 में से आपका 3 माइनस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। इससे ही आपका 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर काटेंगे कैंसिल करेंगे तो 3 से 4 बार में और 3 से 18 बार में। साथ ही साथ अगर बात करें तो फिर यह 2 से 2 बार में और 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 9/2 यानी इसका मतलब क्या होता है 4.5, 4.1/2 ऐसा कह सकते हैं। तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7.1/2 यानी कि 7.5 घंटा लगेगा। अब देखिए ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 7.5 घंटा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। ए बी का 150% है, बी सी का 40% है। यदि a + b + c 20 है तो b 2b + 3c - 4a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अलग अलग आपका a b c सब का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आप मान के करिए, किसी को 100 मान लीजिए और फिर उसको b निकालिए c निकालिए, इस तरीके से मानेंगे तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आसान है, खुद से करेंगे, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका आंसर अगर आप बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14। ठीक है, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे। 98 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 320 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए इसे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो बेच कितने में रहा है 320 रुपये में, और जब बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है 20% की। प्रश्न को एक बार दोहरा लेते हैं कि 320 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाना है तो उसे उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 320 रुपया सेलिंग प्राइस है, यानी कि 320 में जब बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 100 बटा माइनस 100 बटा 100 - 20 हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, एक प्राइस निकलेगा। ठीक है, CP निकल जाएगा। अब उसमें हमको क्या करना है 120% यानी कि 20% फायदा करना है, तो 100 में 20 ऐड हो जाएगा, अब बटा 100 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। इस 100 से 100 कैंसिल करेंगे। अगर इसे आप कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 40 से 2 बार में और 40 से यह 3 बार में। 2 से इसे कैंसिल करते हैं तो 160 बार में कैंसिल होगा, और 160 × 3 हो जाएगा आपका 480। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 20% लाभ कमाने के लिए अब उसे 480 रुपये में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। 99 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि उस पद का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इधर से आप काउंट करते हैं तो यहाँ पे x है, y है, w x y,
फिर यहाँ पे वी डब्ल्यू, इसी तरीके से अगर बैक एक एक माइनस करते जाएंगे तो यहाँ पे आपका टी आ जाएगा। ठीक है, अब टी देखिए कहाँ कहाँ है, टी मात्र आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में है, तो ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो बी भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। और इस सेट का 29 नंबर सेट का यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में सेल को PAI लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कैजुअल को कैसे लिखेंगे। अभी यहाँ अगर प्रश्न को देखेंगे, जैसे कि सेल है SAL और E, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है PAI और E। तो ये कैसे किया गया है कि S में से यहाँ पे 3 माइनस किया गया है, तो अगर आप 3 माइनस करते हैं तो यहाँ पे P आता है। फिर नेक्स्ट लेटर को कांस्टेंट छोड़ दिया गया है, और यहाँ L का सीरियल नंबर अगर बात कीजिए अल्फ़ाबेटिकल नंबर की, तो उसमें यह 12वें क्रम पे आता है। उस 12 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो 9 आता है, जो कि अगर आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो I का क्रम 9 में आता है। फिर यहाँ पे E को यानी कि अगला जो लेटर है उसे कांस्टेंट छोड़ा गया है। अगर हम इसी पैटर्न पर इसको फॉलो करें तो देखेंगे CASUA और L को, ठीक है, यहाँ पे A है, ठीक है, CASUAL। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 माइनस करना है। अगर 3 माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, Z की तरफ जाएंगे, क्योंकि Z से अगर काउंट करेंगे तो ABC आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Z आ जाएगा। अब A को हमको कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ पे A कांस्टेंट रहेगा। फिर इसमें से आपको 3 माइनस करना है, तो S 19 होता है, 19 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, P आएगा। कैसे, P के बाद काउंट करिए, P के बाद QRS, तो फिर यहाँ पे P हो गया। अब ZAP ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर A और B में नहीं दिखाई दे रहा है। फिर U कांस्टेंट रहेगा, तो ZAPU ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर C और D दोनों में है। अब आगे इसे काउंट करेंगे तो A जो है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें से भी 3 घटाएंगे। जब आप 3 घटाते हैं या माइनस करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए एक कैंसिल हो गया, फिर क्या है, Z की तरफ आया, फिर Y की तरफ आया, और फिर एक और माइनस हो जाएगा तो X आएगा, तो यहाँ पे X आ जाएगा और L आपका कांस्टेंट रह जाएगा। तो ऐसा लेटर ऑप्शन नंबर C में है, और C ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों सेट नंबर 29 की समाप्ति हुई। हम मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 30 के साथ। तब तक क्या कीजिए, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, वीडियो को क्या करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, साथ ही साथ लाइक करेंगे, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम आपको करेंट अफेयर्स के बेहतरीन सेशन लेकर आ रहे हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप सभी लोगों का इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।